मन की बात के बजाय आज थोड़ा मन की भड़ास निकाल लेते हैं। आइए दोस्तों, पूछते हैं कुछ बातें जानते हैं। और आज तो दोस्तों ऐसा टॉपिक है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे घटिया बोलने जा रहा हूँ। घटिया इन द सेंस कि रोज मुझे सोचना पड़ता था कि आज शुरुआत कहाँ से करूँ, पर आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हजारों टॉपिक हैं शुरुआत के, तो मुझे मतलब दोस्तों मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ से टॉपिक शुरू करूँ। और चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत टॉपिक हैं और दोस्तों आप में से बहुत लोग की मांगती सर इस पे एक सेशन लाया जाए। तो दोस्तों एक कहावत है दोस्तों, आपने डायलॉग सुना होगा, अत्ता माझी सटकली। दोस्तों आदमी कहते नहीं मेरा दिमाग सटक गया है, मुझे मिर्ची लगी है। तो दोस्तों मैं फ्रैंकली बोलूँ, आज मुझे वास्तव में मिर्ची लगी है। मुझे मिर्ची लगी है दोस्तों, और आपको भी मिर्ची लगी है। दोस्तों जब कोई हमारे देश का एक बड़ा नेता ऑल इंडिया रेडियो में जाकर या किसी चैनल के पास जाकर जहां नोट खाए गए हैं, पेड न्यूज जांच दी जाती है, झूठे मूठे आंकड़े बताता है कि हमने भैया यूपी में 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, तो यार माथा ही सटकेगा ना, आदमी का दिमाग ही तो खराब होगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बातों की। दोस्तों मेरा माथा उसी दिन ठनका था और आपका भी ठनका था जब 69,000 भर्ती के ठीक पहले क्यों नहीं लगाई गई कट ऑफ, क्यों नहीं लगाया सरकार ने कट ऑफ। सरकार को कट ऑफ पहले ही लगाना चाहिए था। दोस्तों पेन बात करते, मिर्ची लगने की, पेन की बात करते दोस्तों। हाँ मैं टीचर हूं दोस्तों, एक छोटा मोटा टीचर हूं, मेरी औकात इस मार्केट में कुछ नहीं है। दोस्तों जब एक चयनित बच्चा मुझे फोन करता है, सर क्या आपको मालूम है कब तक ये क्लियर होगा, दोस्तों आंखों से आंसू गिर जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों, हमने एडमिशन लिया है, बच्चे इंटरेस्ट का पैसा ले लेकर फीस भरे हैं, ब्याज पे पैसा ले लेके मकान मालिकों को दिए हैं। दोस्तों एक बच्चा इलाहाबाद के किसी स्टेशन पर बोरी लेके उतरता है और चुनाव, क्या गुस्सा आ रहा है, चुनाव में युवा के नाम पे वोट मांगी जा रही। क्या मिल रहा है इस देश के युवा को, क्या मिल रहा है इस देश के युवा को। हर साल प्लान बदले जाते हैं, हर साल नई नीति आती है और उसमें युवा फ्रंट पे रखा जाता है। युवा जरा सोचिए जरा, आज दोस्तों बातें होंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए लगभग 2.5 करोड़ फॉर्म, 2.5 करोड़ फॉर्म पड़े हैं 500 के रेट से, किसमें, एनटीपीसी में। हाँ आई थोड़ा बात करते हैं एनटीपीसी में। अगर मैं सीधा गुणा कर दूं, मेरी गणित बहुत खराब है, मेरी गणित पवन सर जैसी तो बिल्कुल नहीं है, 1250 करोड़ रुपए है। इनसे सोचिए, अगर इनको चुनाव करवाना है तो भैया सारी पार्टियों के पास पैसा आ जाएगा, दारू बांटने के लिए पैसा आ जाएगा, ब्लैक मनी पकड़ी जाएगी गाड़ियों में भर करके, लेकिन इनको एग्जाम के लिए वेंडर नहीं मिल रहा है। अरे भैया कहां से वेंडर मिलेगा, जब वेंडर ढूंढोगे तब तो वेंडर मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के लिए जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक वोट, अभी गुस्सा आ गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फटाक से मिल जाएगी, चाहे जितनी महंगी हो आ जाएगी। वेंडर नहीं मिल रहा है एनटीपीसी के लिए। सोचिए किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस में छूट नहीं। और चलिए बात करता हूं योग्य। हाँ चलिए अभी बताता हूं योग्य क्या बोलते हैं, योग्य कैंडिडेट। अभी चलिए बताता हूं, चलिए अभी लंबा चलेगा, चलिए योग्य कैंडिडेट, चलिए बताता हूं योग्य कौन है। 2.5 करोड़ लोगों से फॉर्म भरवाओगे, एक आदमी को भी नहीं छोड़ोगे, 500 रुपया सबका आए। यही भी तो कर सकते हो भैया, क्या कि भैया जो 80% के नीचे हो फॉर्म ना भरे, 70% के नीचे वाले फॉर्म ना भरे, पर भैया यहां पैसा तो सारा आ जाना चाहिए। 1250 करोड़ रुपया थोड़ा मोड़ा नहीं होता दोस्तों, इट्स नॉट एनी स्मॉल अमाउंट, या कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। चलिए ठीक है अभी चलते हैं। तो यह रहा कि पैसा, जनता का पैसा आ जाए, बेचारे सबको लालच दे दिया भैया सब लोग भरो, लोग टूट के भर दिए 2.5 करोड़ फॉर्म। अब इनको वेंडर नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मिल जाती है, दुनिया में कहीं भी प्राप्य हो तो वरदान की तरह आ जाएगी, वेंडर नहीं मिल रहा। आगे चलिए 2019 का सीजीएल सोचिए दोस्तों, पहली बार मैंने कई लेक्चर में अपने कहा कि देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक
कौन? एसएससी तक का पेपर इन्होंने आउट करवा दिया। मैं जानता हूं दोस्तों, मैं टीचर रहा हूं, मैं पढ़ाता रहा हूं काफी टाइम से। एसएससी में भारत का सबसे क्रीम टैलेंट बैठता है, सबसे क्रीम लोग आते हैं। बड़े बड़े जगहों से जो बीटेक किए हैं वो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं दोस्तों। एसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत ब्रिलियंट लोग करते हैं। इन्होंने उसका पेपर तक आउट करा दिया। और वेंडर क्या है कि टाटा, टीसीएल, हाँ, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस जैसी कंपनियां नहीं दे पा रही इनको सेवा। कैसे सुरक्षित होगा भैया, कैसे सुरक्षित होगा देश का भविष्य? कहां से मिलेगा रोजगार? आइए चलिए आगे चलते हैं। अभी तो जैसे यह शुरुआत है, चलिए अभी तो यह शुरुआत, आगे चलते हैं। अब इनसे जरा पूछिए भैया, एक बार इनसे जरा पूछिए, बेचारे हमारे डीएलएड वाले हैं दोस्तों, डीएलएड वाले, मैं डीएलएड तो लिख नहीं सकता, चलो हम बीटीसी की बात कर रहे हैं। भैया नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, बेचारे बीटीसी वाले परेशान हैं। किसी का 3rd सेमेस्टर बाकी है, बीएड को इन्होंने प्रमोट कर दिया। बीटीसी वालों ने कौन सा अपराध किया है, कौन सा पाप किया है बीटीसी वालों ने? क्या 2 लाख रुपए देकर प्राइवेट जगहों से बीटीसी करने वाले कोई पाप किया है उन्होंने? भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बता दिया कि 2035-40 तक बीएड ही रहेगा। क्यों कराया बीटीसी? किस लिए लाए हैं बीटीसी दोस्तों? क्यों बीटीसी की क्या जरूरत थी? क्यों लाया गया बीटीसी को लाने का? और भी क्यों लाते हैं ऐसी डिग्रियां? 5 साल बाद आप बोल देते नहीं नहीं अब ये मान्य नहीं है, तो आदमी क्या पागल है जो 2 लाख रुपए लगाकर डिग्री लेता है? बताइए जरा, सोचिए दोस्तों। अब चलिए, अब बहुत सारी तो ये तो सीधी सीधी बातें हैं दोस्तों। बीएड, बहुत सारे डीएलएड वाले बच्चों के टच में मैं हूं। मैंने अपने ट्विटर पे कई बार अभियान चलाया उनको प्रमोट करने का, पर इसको सुना भी जाना चाहिए, इसको भी। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्यों, अब प्रश्न है क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं। अब चलिए आपको ये भी बता दूं क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं। उनकी इच्छा ये है कि भैया रिजल्ट लेट हो, वैकेंसी पहली बात तो आनी नहीं है, आए तो बिना एग्जाम दिए ही चली जाए, वो बेचारे एग्जाम में बैठ ना पाए। और इनको योग्य चाहिए, हाँ, योग्य मतलब कोई कट ऑफ नहीं लगाएंगे एग्जाम से पहले, उसके बाद इनका योग्य बंदा चाहिए। 2.5 करोड़ फॉर्म भरवा देंगे। अरे ऐसा भी तो कर सकते हो भैया, 70% के नीचे वाला फॉर्म नहीं भर पाएगा, कुछ योग्य लोग शायद मिल जाए आपके क्राइटेरिया के अनुसार। कचरे की तरह फॉर्म भरवाओगे, कितना? 2.5 करोड़, 1250 करोड़ रुपया लेने के बाद आपको वेंडर नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हो नहीं मिल रहे हैं, कैसे ले? अब क्या योग्य लोग मंगल ग्रह से आएंगे? इनसे पूछिए, क्या योग्य लोग मंगल ग्रह से आते हैं या फिर? अब छोड़, चलिए आगे बहुत सारे पॉइंट्स, चलिए आइए चलिए अब एक डेटा दिखाता हूं, चलिए आइए। बेचारे हमारे 69,000 के बच्चे हैं, 69,000, 69,000 शिक्षक भर्ती, 2 साल से रिजल्ट आया है। इनको जरा सोचिए दोस्तों। मैं मानता हूं हो सकता है, आई रिस्पेक्ट द लॉ एंड आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज आई एम द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं मैं, उच्चतम न्यायालय की, भारत के संविधान की इज्जत करता हूं दोस्तों। पर आज थोड़ा भड़ास आ गई है दोस्तों। जरा सोचिए, अगर आज के 3 साल बाद रिजल्ट क्लियर होता है तो इनकी 5 साल की सैलरी क्या है? गायब है भैया। वो दोस्तों बच्चे, क्या बताऊं यार, यह एक मंच है, बताने लायक नहीं है। बच्चे ऐसे ऐसे भेजते हैं मैसेज कि मैं आपको यहां बता दूं तो मैं खुद शर्मसार हो जाऊंगा। यार सोचिए, 5 साल की इनकी सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट इज जस्ट प्लेइंग अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। गवर्नमेंट वो कहते नहीं, कछुआ खरगोश वाले गेम खेल रही है, न तुम हारो ना हम जीते, लेट्स प्ले अ ड्रॉ मैच। दोस्तों मैं चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं, एज सून एज, जरा सोचिए दोस्तों क्या ड्रामा चल रहा है। अगर पहले ही कट ऑफ आ गया होता, और जरा सोचिए इन्होंने, मतलब अजीब गेम है कि भैया काउंसलिंग करा रहे हैं बच्चे, काउंसलिंग कराने गए हैं, अचानक याचिका पड़ती है और काउंसलिंग रुक जाती है। अरे भैया काउंसलिंग करा ही देते। लोग लॉकडाउन में 5-5 हजार की निजी गाड़ियां करके, गरीब लोग गए हैं दोस्तों, जिनके पास लॉकडाउन में वैसे ही पैसा नहीं है। क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट, क्यों नहीं सुन रही है? 69,000 में 4,000, हाँ चलिए 4,000 एडेड, हाँ 4,000 एडेड स्कूल्स की भर्ती पिछले 1.5 साल से सुनते सुनते कान पक गए मेरे यहाँ। बच्चा फोन करता है दोस्तों, हम लोग टीचर है भैया, छोटे मोटे, बच्चा फोन किया, सर कब आएगी जूनियर की भर्ती?
अब मैं बोलता हूं ईसा मसीह जानता है, मतलब भगवान जानता है, अल्लाह जानता है, ईसा मसीह शायद जानता है। बच्चा हंस देता है सर आप भी ना, क्या करें, बिकॉज इवन आई डोंट नो व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू कम। मुझे भी नहीं पता वैकेंसी कब आएगी। दोस्तों मैं सीधा सीधा, सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होता। देश का युवा जग रहा है, तथ्य, देश का युवा जग रहा है। क्या जग रहा है भैया? देश के युवा का तो गला काट करके उसकी गर्दन रेत करके सुला दिया गया है। कोई वैकेंसी नहीं। मुझे गर्व, आइए चलिए, मुझे बड़ी हंसी आती है। टीजीटी आइए, बहुत सारी बातें। टीजीटी, हाँ, 2016 का इंटरव्यू बाकी है। 2016 का, जरा सोचिए, बहुत मुद्दे दोस्तों, कितने मुद्दे बोलूं। 2016 का इंटरव्यू बाकी है। शर्म नहीं आती दोस्तों? 2016 का इंटरव्यू 2016 में होना चाहिए ना। मतलब एक एग्जाम का रिजल्ट अगर लटक जाए तो दूसरी वैकेंसी नहीं आएगी। तो जो बेचारे बच्चे, अगर लास्ट ईयर है, भैया ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, हो सकता है इस बार मैं निकल जाऊं, 4 साल बाद वैकेंसी आएगी, वो उसी में बेचारा ओवर एज हो जाएगा। मतलब दोस्तों, ना तो किसी के सेशन ठीक चल रहे हैं, किसी भी वैकेंसी को क्लियर करने में 2-2, 2.5, 3-3 साल से कम लग ही नहीं रहा है। पिछले 5-6 सालों की उपलब्धि बताइए। चलिए, पिछले 5-6 सालों की उपलब्धि बताइए। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं दोस्तों, कितनी वैकेंसी साफ हो पाई है, कितनी वैकेंसी साफ सुथरी हुई है। हर वैकेंसी या तो कोर्ट है, या तो हर वैकेंसी सीबीआई के जांच में है। मतलब दोस्तों, मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहूंगा, मेरे एक स्टूडेंट का, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यस, सुनिए, बड़ा मजेदार ट्वीट है दोस्त, सुनेंगे फिर हम चर्चा जारी रखेंगे। देश में हर परीक्षा में 8 चरण हो गए हैं। पहला 8 चरण, हाँ, कितने चरण, बड़ा भयंकर व्यंग है। हर परीक्षा में 8 चरण है। ट्वीट है हमारे अमनजीत चौधरी का, शायद हमारे स्टूडेंट है अमनजीत जी। क्या लिखा है? पहला चरण है प्री, दूसरा चरण है मेंस, तीसरा चरण है इंटरव्यू, चौथा चरण है धरना। एक बार ध्यान सुनेंगे, चौथा चरण है धरना। यस, ओके, चौथा चरण है धरना दोस्तों। पांचवा चरण है लाठीचार्ज, छठा चरण है हाई कोर्ट, सातवां चरण है सुप्रीम कोर्ट और 8वां चरण है सीबीआई जांच। थैंक यू अमनजीत चौधरी, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बहुत भयंकर व्यंग। आप जानते हैं इस कार्यक्रम का नाम मैंने क्यों रखा है? जरा देखिए, आइए, यह जो पूछते ना, पूछता है इंडिया, यह उन लोगों पे व्यंग है। हाँ? कौन पूछेगा कहां है इंडिया? इंडिया आम जनता की आवाज है, जो टाई लगाकर यूं सूट बूट पहन के एसी स्टूडियो में बैठे, वो क्या पूछेंगे यार? क्या पूछेंगे? कौन सा पूछता है इंडिया? ये कौन सा इंडिया है? जो बेचारे गरीब बच्चे 5-5 महीने से किराया नहीं दिए हैं, इस आशा में टिके हुए हैं कि एक वैकेंसी आएगी। कहां है उनके लिए वैकेंसी? कहां है युवाओं के नाम पर छाती पीटने वाले? देश का युवा जग गया है, क्रांति आएगी, जग गया है, फिर सो रहा है, फिर जग गया है। व्हाट द हेल? दोस्तों बिफर गया हूं मैं, मिर्ची लगी मुझे, कहते नहीं मिर्ची लगी है, रियल में मिर्ची लगी। चलिए आइए, बहुत डेटा बताता हूं, बहुत सारे डेटा है, देखते चलिए, एक मिनट आइए। हर भर्ती पे, हाँ आइए, 68,500, 68,500 की जांच वो लोग करा रहे हैं जिनकी और भी हालत बुरी है। किसमें? 69,000 में। ना तो ये क्लियर है, ना तो ये क्लियर है भैया, ना तो इसमें सही से पूरे पद भरे गए हैं। और इसकी तो हालत यह है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के बाद शायद भर्ती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगी। अब लग रहा है कहीं अमेरिका इस केस को भेजना पड़ेगा। पता है यार, अजीब व्यंग है यार, अजीब व्यंग है। आदमी क्या करे यार? स्टूडेंट त्रस्त हो गया है दोस्तों। चुनाव जब आते हैं, क्या अभी चुनाव जब आ जाएंगे 2-3 वैकेंसी आ जाएगी, 500-500। दोस्तों कल एक मित्र दिखा रहे थे आईबीपीएस का डेटा कि आईबीपीएस की वैकेंसीज हजारों में आ गई है भैया। बैंक पीओ की लगभग 1200 वैकेंसी आई है। यही वैकेंसी 10,000 साल पहले 12-15,000 आ रही थी। जनसंख्या बढ़ रही। जरा सोचिए, बैंक में आईबीपीएस की बात कर रहा हूं, जो बैंक पीओ क्लर्क की वैकिंग कराता है दोस्तों,
बताइए, शुरुआत में 10 साल पहले 12,000 पोस्ट आती थी, अब 1200 पोस्ट आ रही है। द पॉपुलेशन इज गोइंग अप, द वैकेंसी इज गोइंग डाउन। जनसंख्या बढ़ रही है और वैकेंसी घट रही है दोस्तों। अरे भैया प्राइवेटाइजेशन, आइए चलिए, ठीक है चलिए, प्राइवेटाइजेशन करिए, अपने पदों का भी प्राइवेटाइजेशन करिए। चलिए एक बार मजेदार बात बताता हूं। सरदारा सिंह जोहल, कल दोस्तों मैंने ये पंजाबी लेखक है दोस्तों, अगर आपने मेरे ट्विटर अकाउंट पे देखा होगा तो मैंने कल इनका एक लेख पोस्ट किया था कि दोस्तों कितनी अजीब बात है, 2004 के बाद किसी भी नौकरी में पेंशन नहीं है भैया। 2004 के बाद किसी भी नौकरी में पेंशन नहीं है। अब थोड़ा इनका पॉलिटिक्स वालों का सुनना, अगर ये पार्षद बन गए तो इसकी पेंशन अलग है, अगर यही बंदा विधायक बन गया तो इसकी भी पेंशन अलग है, और अगर यही बंदा सांसद बन गया तो इसकी पेंशन अलग है, और अगर वे भारत के माननीय राष्ट्रपति बन जाते हैं तो भैया राष्ट्रपति के रूप में एक पेंशन और। मतलब एक ही बंदा 4 पेंशन ले रहा है। जरा सोचिए दोस्तों। सरदारा सिंह जोहल एक लेखक है दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि राजनेताओं की पेंशन बंद की जाए। भैया निजीकरण करना पहले अपने घर से शुरू करिए। आई शुरू कर, आइए नेक्स्ट, चलिए अभी बहुत सारी बातें हैं, आइए चलिए। न तो केवीएस की भर्ती आ रही है, न तो नई शिक्षक भर्ती। मुझे दोस्तों सबसे बड़ी मिर्ची उस दिन लगी थी, सबसे बड़ी मिर्ची मुझे उस दिन लगी थी जब कहा गया था क्या कि योग्य, कैसे अभ्यर्थी, योग्य अभ्यर्थी। तो भैया पहले एक क्राइटेरिया बना दिया जाए कि कौन है योग्य अभ्यर्थी। वह बताता हूं कौन है योग्य अभ्यर्थी, चलिए चलिए बताता हूं एक मिनट रुकिए, ठीक है चलिए। जो 143 नंबर पाता है और राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता है, जो यह है योग्य अभ्यर्थी, इसे योग्य अभ्यर्थी कहेंगे। दूसरों के लिए भैया सीबीआई जांच बैठाई गई है, अपने लिए भी सीबीआई जांच बैठाइए ना, 69,000 पे भी सीबीआई जांच बैठाइए। पहले सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी तो किया जाए। बेचारे डीएलएड वाले इतने परेशान हैं। मैं फिर से दोस्तों, मुझे अपने डीएलएड, मैं देखिए दोस्तों मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है। मैं दोस्तों, मैंने शिक्षा मित्र को भी पढ़ाया है, मैं एक टीचर हूं दोस्तों, मैंने डीएलएड वालों को भी पढ़ाया है, मैंने बीएड वालों को भी पढ़ाया है। मैं चाहता हूं दोस्तों न्याय के दौरान सरकार को और कोर्ट को क्या होना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए दोस्तों। अगर बीएड, भैया एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कम योग्यता धारण करते हैं बेचारे डीएलएड वाले, कौन से कम योग्यता धारण करते हैं भैया? आपने ही तो कोर्स बनाया, खत्म कर दिए होते। और दोस्तों अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट डीएलएड भविष्य में खत्म कर रही है तो सिर्फ एक रास्ता है, क्या कि पुराने डीएलएड को पूरी मान्यता दी जाए, पूरी की पूरी मान्यता दी जाए, आगे से भले डीएलएड न कराया जाए। और दोस्तों जो बच्चे डीएलएड कर चुके हैं उनकी डिग्री को मान्य रखा जाए, वरना फिर इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे दोस्तों। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं दोस्तों, न मेरा किसी सरकार से न किसी पार्टी से कोई राजनीतिक बयान का लेना देना है। मैं एक आम जनता की तरह आवाज उठा रहा हूं, और मुझे दुख होता है दोस्तों जब हमारे स्टूडेंट, आज दोस्तों कल रात से ही मैं देख रहा हूं हमारे स्टूडेंट दोस्तों बहुत परेशान हैं। वरना दोस्तों आप देख ही रहे हैं, कल जो मन की बात का जो उनका वीडियो आया था उसका क्या हाल हुआ है। आगे अब जनता का विरोध करने का यही तरीका है भैया, जनता अब आगे से ऐसे ही विरोध करेगी, जनता ऐसे ही विरोध करेगी। आप कहोगे भैया डीएलएड करने के बाद, अब एक बार बताइए थोड़ा दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि भैया डीएलएड करने के बाद, टेट पास करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप टीचर बन पाएंगे। भैया ये बताने की जरूरत है, हमको भी पता है। तो एक काम करो, सीधा सुपर टेट ही कराओ ना, फिर टेट क्यों करा रहे हैं? टीटी मत कराइए, डायरेक्ट भैया डीएलएड करने के बाद सुपर टीटी करा दीजिए। हद हो गई है यार, सिर्फ हद हो गई है। सिर्फ केवल बताई जा रही है क्या, हर रास्ते में पैदा की जा रही है क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या पैदा की जा रही है, बाधा।
दोस्तों सिंपल सी हाथ जोड़ के, मैं हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्लीज युवाओं के साथ मत खेले प्लीज। नहीं दोस्तों, कल जो मन की बात के वीडियो का बुरा हाल हुआ है, एग्जैक्ट यही हाल आगे होगा। क्योंकि दोस्तों जनता, अब मुझे बहुत दोस्तों बड़ी खुशी हुई है, सड़क 2 के दोस्तों ट्रेलर से जो शुरुआत हुई थी, अब जनता के विरोध का तरीका यही होगा भैया। अब जनता तो इसी तरह से विरोध करेगी दोस्तों। अब जनता, मैं लगातार बोलता रहा हूं, अब जनता को पता चला है कि विरोध होता कैसे है, और अब जनता विरोध करने का सत्याग्रह अब शुरू करेगी। दोस्तों सिंपल सी बात है, हमें बहलाकर, फुसलाकर, जातिवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर ये 5 साल बाद आते हैं, आराम से हम वोट दे के आते हैं, हम अपना ताली पीटते हैं, हमने बड़ा अच्छा किया, बड़े अच्छे आदमी को वोट दिया, और दोस्तों 5 साल हमारी वाट लगा देता है, सिर्फ हमारी आंखों में आंसू होते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। और दोस्तों अब से, कल से यह टाइमिंग 8 बजे होगी दोस्तों, कल से यह टाइमिंग 8 बजे होगी। कल से हमारी यह टाइमिंग 8 बजे होगी दोस्तों, हम 8 बजे मिलेंगे, और 8 बजे से दोस्तों कल से ये पॉइंट चलेगा। हम 10-15 मिनट दोस्तों रोज लाई जाए दोस्तों। क्यों नहीं लाई जा रही नई शिक्षक भर्ती? बेरोजगार बेचारे बैठे हुए हैं इस आशा में कि नई शिक्षक भर्ती आएगी, अगले महीने आ रही है, उस महीने आ रही है, फला ढिमका लफड़ा है, ये बाधा है, वो बाधा है। अरे भैया सब बाधा ही है, वोट लेने में कोई बाधा नहीं है, चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन खरीदने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, एग्जाम करवाने में भैया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी फेल हो सकती है, तब इनको वेंडर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है वेंडर? अगर आपको वेंडर नहीं मिल रहा है तो आप ऑफलाइन एग्जाम कराइए, नहीं तो भैया गुणवत्ता पहले से ही निर्धारित कर दीजिए, पहले ही निर्धारित करिए गुणवत्ता। 2.5 करोड़ लोगों को फॉर्म बनवाएंगे तो वेंडर कहां से मिलेगा? दोस्तों जरा सोचिए कि 5, मुझे देखिए यार मेरा मूड एकदम, मुझे रियल में मिर्ची लगी, मुझे ये एनटीपीसी वाली बात बहुत खली है। एक तो मुझे 69,000 के कट ऑफ वाली बात खली है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि भाई गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ ड्रॉ मैच, गवर्नमेंट एक ड्रॉ मैच खेल रही है दोस्तों। न तुम हारो न हम जीते। कभी बीटीसी बीएड वाले लड़ते हैं, कभी शिक्षा मित्र बीएड लड़ते हैं, कभी शिक्षा मित्र बीएड और बीटीसी वाले लड़ते हैं। मतलब हमको भी नहीं पता है कि कौन कैसे लड़ रहा है, और गवर्नमेंट जस्ट तो कहते ना एकदम आराम से ड्रॉ मैच खेल रही। गवर्नमेंट जान रही है कि हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। दोस्तों नई शिक्षक भर्ती लाई जाए, पहले से ही मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं दोस्तों, पहले से ही निर्धारित कर ले क्या कट ऑफ, ताकि कोई भी रिजल्ट अब दोबारा कोर्ट में ना जाए, मां बाप के सपने ना टूटे। लोग आत्महत्या कर रहे हैं दोस्तों, लोग नौकरी के आस में, गरीब लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, लोगों ने पैसा लिया है ब्याज पे। बताइए कैसी अर्थव्यवस्था है? प्राइवेटाइजेशन। अरे भैया प्राइवेटाइजेशन करना है तो पहले शुरुआत करो अपने घर से। नेता कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, नेतागिरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये सारी बाधाएं कैंडिडेट्स के लिए ही क्यों है? क्यों नौकरी पाने के ही रास्ते में सारी बाधाएं हैं? दोस्तों प्लीज मैं चाहता हूं सीधा सीधा दोस्तों, अब एक सीधा फंडा, सीधा हमको देखिए दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में, वो खुद मेरे पसंदीदा एक्टर्स में से एक थे। हमें दुख है दोस्तों, हमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत से दुख है, पर हमें रिया चक्रवर्ती की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हू द हेल इज रिया चक्रवर्ती? कौन है वो? हमें नहीं कोई लेना देना है रिया चक्रवर्ती से। बेरोजगार को नौकरी चाहिए दोस्तों, सिंपल सा फंडा है। जरा सोचिए दोस्तों, अभी शाहरुख खान का बर्थडे आ जाएगा, सलमान खान की कोई पार्टी होगी, लाखों शेयर होते हैं दोस्तों, लाखों शेयर होते हैं दोस्तों। अब आपको खुद अपने लिए आवाज उठानी होगी, अब हमारे विरोध करने का यही तरीका होगा दोस्तों। और हां एक बात और दोस्तों, एक बात और जाने से पहले, यह किसी पार्टी के लिए नहीं है, यह किसी सरकार के लिए नहीं है,
यह उस हर पार्टी, उस हर सरकार के लिए है जो युवा की बात नहीं सुनेगी। इसलिए दोस्तों इस मुद्दे पर जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद का शिकार कभी मत होइएगा, वरना दोस्तों आने वाले समय में यही होता रहेगा आपके साथ। राजनीति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पर लोग हमको पीसते रहेंगे। हमारी कोई जाति नहीं है, वी डोंट हैव एनी कास्ट, हमारा कोई धर्म नहीं भैया, हम मानव हैं। और हम मानव भैया, हम बेरोजगार हैं। हमारी एक जाति है कि हमारे पास काम नहीं है, हमको काम चाहिए, दैट इज ऑल। वी आर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया एंड वी नीड जॉब्स, वी जस्ट नीड जॉब्स। हमें नौकरी दीजिए, और अगर हमको नौकरी नहीं मिलेगी हम वोट नहीं देंगे। यह सत्याग्रह है, कम से कम हमारे पास यह राइट तो है। कब तक दोस्तों, कब तक हम इसके शिकार होते रहेंगे? बस चेहरा बदल रहा है, पार्टी बदल रही है, व्हाट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूं भाई, हर आदमी को, देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है, मैं गवर्नमेंट की भी सीमाएं समझता हूं, गवर्नमेंट की भी सीमा समझता हूं, हर आदमी को नौकरी नहीं दी जा सकती। और दोस्तों जिनको दी जा सकती है उनको तो दो। 5-5 साल रिजल्ट, बताओ यार, 5-5 साल रिजल्ट रुक रहे हैं, वैकेंसी आ रही है, फॉर्म का पैसा ले रहे हैं, वैकेंसी रद्द हो जा रही है। तो ये बच्चा कहां जाएगा यार? लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, एग्जाम हो नहीं रहा है। लेखपाल की पिछली वैकेंसी कब आई थी, मैं एक बार देख लेता हूं सर। अरे बाप रे, सोचिए, पिछली वैकेंसी अभी ऑफिस से जानकारी मिली 2015 में आई है, किसकी? लेखपाल की। बेचारे बच्चे परेशान हैं, सोच रहे यार एक वैकेंसी आ जाती तो हम लेखपाल हो जाते। अब वही बात है, जब आ जाए तब तो वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम होगा नहीं, समझे? या कुछ तो करो, कुछ तो करें, कुछ तो हम करें अपने लिए। ठीक है, अब सुनिए भैया, टीजीटी, अब चलिए, हाँ, टीजीटी बायोलॉजी देख लीजिए। टीजीटी बायोलॉजी का भी रिटन हुआ नहीं है, फॉर्म भरवा लेते भैया, बाद पता चलेगा एग्जाम नहीं होगा। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? जरा सोचिए दोस्तों, अगर एनटीपीसी के शुरुआत के 1250 करोड़ रुपए जोड़े जाएं और इसका इंटरेस्ट जोड़ा जाए तो जितनी साल भर में नौकरी दे रहे हैं उसकी सैलरी सिर्फ यहां से आ रही है। गवर्नमेंट अपने पास से क्या दे रही है? क्या दोस्तों एक बात बताइए, यह नारा केवल चुनाव के दौरान रहेगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए रोजगार, सबके लिए नौकरी, भर्तियां लाएंगे, देश को रोजगार देंगे? कब लाओगे, कब लाओगे भैया? लोग परेशान है यार, त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हो गए हैं इससे। भैया बदलो, जमाना बदलो। आई बताइए, केवीएस टीजीटी दोस्तों, केवीएस पीआरटी पेंडिंग है। मतलब दोस्तों अजीब बात इस गवर्नमेंट में हमने क्या देखा कि केंद्रीय, मतलब देखो दोस्तों, यूपी में थोड़ा मान लीजिए हौच पौच रहता है, केंद्रीय स्तर पे भर्ती नहीं आ रही दोस्तों। आईबीपीएस की वाट लगी है, सीजीएल पिछले 3 सालों से बुरी तरह से डिस्टर्ब है, समझ में नहीं आ रहा है आएगा नहीं आएगा। पूरा तबका, एक तबका, मैंने अभी दोस्तों शुरू में ही बोला था कि दोस्तों सीजीएल की तैयारी करने वाला भारत में एक बहुत ही ब्रेन, बहुत माइंडेड तबका है, वो बेचारा गायब हो गया है। मुझे लग रहा है वैकेंसी नहीं आएगी सीजीएल में। या कैसे काम चलाए जाएंगे? आपको योग्य, जैसे सुनना, योग्य चाहिए कर्मचारी, वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या योग्य कर्मचारी पैदा किए जाएंगे या आविष्कार होगा उनका? आइए, और दोस्तों यही नहीं, मैं गवर्नमेंट से, आदरणीय मोदी जी से, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से प्रार्थना करना चाहूंगा। लास्ट में दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कह के जाना चाहूंगा कि जिस समय वैकेंसी का आए क्या नोटिफिकेशन, देखिए दोस्तों यह सलाह है, गवर्नमेंट इसको मान सकती है और यह एक बहुत उचित सलाह है। जब नोटिफिकेशन आए उसी के साथ एग्जाम की पक्की क्या आए, डेट आए। और दोस्तों यही नहीं, फाइनल रिजल्ट की भी आकलित डेट या संभावित डेट या फाइनल डेट दी जाए। नोटिफिकेशन आए, डेट आए एग्जाम की, साथ ही साथ फाइनल रिजल्ट। और दोस्तों एक ऐसा लॉ लाया जाए जिससे रिजल्ट का कोर्ट में भटकना बंद हो।
वरना आदमी कोर्ट के ही चक्कर लगाता रहेगा, मर जाएगा। वो मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी हो जाएगी, सवा सेर गेहूं। आदमी सवा सेर गेहूं उधार ले जाता है, उसकी 3 पीढ़ियां बीत जाती हैं और वो बेचारा ब्याज ही नहीं चुका पाता सवा सेर गेहूं का। तो इस तरह से थोड़ी चलेगा यार। दोस्तों समझ, इतना दिमाग में भड़ास आ गई है कि ये नहीं समझ पा रहा है क्या बोला जाए और कितना बोला जाए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और यह जेन्युइन बात है दोस्तों, जेन्युइन बात है। मैं ट्विटर पे दोस्तों कई महीनों से लगा हुआ हूं, लगातार अपने स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने डीएलएड वालों के लिए बहुत पोस्ट किए दोस्तों। मैं कहता हूं, एक बात बताइए, जब आप इनको प्रमोट नहीं करोगे, 8 महीने बाद एग्जाम कराओगे तो एक वैकेंसी आके चली जाएगी। यही भाई गवर्नमेंट या तो यही चाहती है कि डीएलएड वाले एग्जाम में बैठ ही ना पाए। दोस्तों प्लीज, मैं चाहता हूं, गवर्नमेंट से भी चाहता हूं, प्लीज डीएलएड वालों को प्लीज प्रमोट किया जाए। मतलब कम से कम 2nd 3rd सेम को, इन लोगों को तो प्लीज प्रमोट किया जाए दोस्तों। अगर आप एग्जाम 1 साल बाद लेंगे, कोरोना 1 साल रहेगा, क्या वो 1 साल बाद बेचारे एग्जाम देंगे? जरा सोचिए दोस्तों। अभी अभी मैं सुन रहा था क्या कि नीट के एग्जाम में बड़ी एहतियात बरती जाएगी, खास सुरक्षाएं बरती जाएगी। जरा सोचिए भैया, कितनी आश्चर्य की बात है। बीएड के एग्जाम में लग रहा है गाय भैंस जा रहे थे एग्जाम देने। बीएड के एग्जाम के फोटोग्राफ्स दोस्तों बहुत सेंटर से आए होंगे, मैंने भी फेसबुक पे पोस्ट किया था, आपने भी देखा होगा। मतलब क्या धज्जी उड़ाई है सोशल डिस्टेंसिंग की। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े और क्या कर रहे हैं, सैनिटाइजर लेके आइए, मास्क लेके। क्या मतलब है इसका? अब नीट वालों के लिए क्या प्रिकॉशन बरते जा रहे हैं। इवन लग रहा है एग्जाम में भी चल रहा है बादशाह, गुलाम, रानी, इस तरह से मुझे लग रहा है एग्जाम का भी ऐसे कैडर बना दिया गया है। मतलब बीएड वाले को, मतलब बीएड बीटीसी वालों को लग रहा है नहीं यार, ये तो बस ऐसे ही यूं ही है। और लग रहा है जो आईएएस का एग्जाम देते हैं उनको लग रहा है कि किसी नवाबी क्लास से आते हैं। जीसस दोस्तों, प्लीज जग जाइए, हाँ प्लीज जग जाइए। आपको लास्ट में जाते जाते अंतिम बात कहूंगा, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, बेरोजगारों की भलाई चाहते हैं, आने वाले समय में रोजगार चाहते हैं, तो नाउ जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय की राजनीति से उठिए और सिर्फ रोजगार, विकास, मानवता की राजनीति की तरफ जाइए। वरना आने वाले समय में लोग हमको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे कि हम ये भी कभी नहीं जान पाएंगे कि हम एक ही देश के निवासी हैं या एक ही प्रदेश के निवासी हैं। दोस्तों प्लीज जग जाइए और एकदम संकल्प लीजिए कि अब नो भर्ती, नो वोट। अगर हमें वैकेंसी नहीं दी गई, हम वोट नहीं देंगे। हमारा दोस्तों अब यही तरीका होगा, हम गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे, किसी गलत बयानी का विरोध करेंगे, हम वीडियो डिसलाइक करेंगे दोस्तों। हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं है। सड़क 2 से सड़क 3 आएगी, सड़क 4 आएगी दोस्तों। वी विल अपोज ऑल द प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट। झूठी मूठी बयानबाजी नहीं करने देंगे। हमने 100 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, फला बनाए, ढेका बनाए। अरे भैया कहां दिख रहा है? ग्राउंड पे कोई काम भी दिख रहा है? या फिर प्रोजेक्ट आएगा, आओ भारत, जाओ भारत, खेलो भारत, खाओ भारत। ये कौन सा प्रोजेक्ट है यार? ये भी कोई बात हुई? आओ भारत, क्या नाम आते हैं, खेलो इंडिया, सो इंडिया, समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों ना कि एक बहुत बड़ी टीम है जिसका काम है फलसफे ढूंढना। वो जो जुमलेबाजी कहते हैं ना, जुमलेबाजी, जिसका काम है अच्छे अच्छे जुमले ढूंढना, जो सुनने में तो बहुत झक्कास लगता है पर ग्राउंड पर वह कुछ भी नहीं होता। यही हुआ है दोस्तों। लोगों के साथ वादे किए गए हैं, 5 साल निकला, फिर वी वेटेड फॉर एक लग रहा है यार एक कार्यकाल तो और आना चाहिए, बहुत कम था। अब दोस्तों मतलब हमें यार ठीक है, हम सब ईश्वर से प्यार करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, पर दोस्तों ये मंदिर मस्जिद की राजनीति कब तक चलेगी? दोस्तों हमें तो भावुक होकर के जवाब दे रहे, नहीं नहीं नहीं, मंदिर पे मत बोलिएगा, मस्जिद पे मत बोलिएगा। तो क्या 2-3 हजार साल यही मुद्दा चलता रहेगा? सुनो भाई, सुनो, मुझे महाकवि नीरज की एक लाइन याद आ गई, चलो सुनाता हूं, चलो सुनते। कहते हैं, सुनना, तन की हवस मतलब भूख, रोटियां,
तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है। बाघ के बाघ बोले तो मुर्गा जो बाघ में बोलता है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। बहुत ताकत है दोस्तों ये पेट के कारण लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, श्रद्धा तो यहां अंदर भी है। जिंदा रहेंगे तभी तो पूजा करेंगे दोस्तों। प्रार्थना करता हूं दोस्तों 8 बजे कल सेशन फिर से चालू होगा और अब एक सेशन 8 PM पे चलता रहेगा। कल से सेशन ये छोटा होगा, 20 मिनट का, 10 मिनट का। इस सेशन को दोस्तों सफल बनाएं, हम अपनी बात रखेंगे गवर्नमेंट तक। यह प्रजातंत्र है। अगर लोगों को, पेड मीडिया को जिसको ठूस कर बोरी में पैसे दिए गए हैं, अगर उसको जनता की प्रॉब्लम नहीं दिखाती, अपने स्टूडियो में चिल्लाता है पूछता है भारत, पूछता है भारत, तो भैया अब हम कम से कम आम आदमी की आवाज़ तो सरकार तक पहुंचाएंगे। यह प्रजातंत्र है, हमें अपना विचार रखने का, लोगों की आलोचना करने का अधिकार है और हम इसे रखेंगे। दोस्तों यह इंस्टीट्यूट डज नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ पार्टी और पॉलिटिक्स। हम दोस्तों राजनीति या किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन दोस्तों हम अपने स्टूडेंट का समर्थन करते हैं। हम बेरोजगारों के हित में लड़ेंगे, हमने हमेशा लड़ा है दोस्तों। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। आप 5-5 साल भर्ती लटकाए रहोगे, आप बताओगे अब आ रही भर्ती, तब आ रही है। जरा सोचिए, सोचिए बीएड का एग्जाम हो सकता था, हाँ, क्योंकि उससे हमारे जो रिटायर्ड अधिकारीगण है, जो रिटायर्ड विधायक है, उनके स्कूल वालों को पैसा मिलेगा। हाँ, सीटीटी का एग्जाम नहीं हो सकता था। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हमारे लोग जिससे कि रोजगार की एक राह भी ऐसे निकले, और रोजगार की राह को यहां ब्लॉक कर देना चाहते हैं। हाँ, डिग्री जिससे आप मिलकर आप महसूस कर सको कि आप बेरोजगार हो, इसकी भरपूर व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है कि आप बीएड कर लो, आप बीटीसी कर लो। कितने लोग बीएड बीटीसी दोनों कर लिए हैं, क्योंकि हाँ उनको पैसा मिल रहा है। प्रैक्टिकल का पैसा दो, एग्जाम का पैसा दो, हर जगह लूटखोरी मची है। चलिए दोस्तों ठीक है, आइए इस सेशन को जारी रखेंगे और कल 8 बजे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा दोस्तों इस अभियान को, इस वीडियो को देखिए। दोस्तों मैंने फिर से सुना, अगर हम दोस्तों किसी राजनेता के, किसी फिल्म स्टार के फैन हैं और उनके वीडियोज को हम शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज फॉर मी, फॉर यू नो अ कॉमन मैन, फॉर योर फ्यूचर, इस वीडियो के लिंक को इतना ज्यादा शेयर करें कि यह यूट्यूब पे या फेसबुक पे या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर एक रिकॉर्ड बनाए। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं और गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी करने के लिए प्लीज तैयार रहिए। अगर वैकेंसी नहीं आती है कोई वोट नहीं, मस्त रहिए। और दोस्तों मस्त रहिए शब्द का बस सिर्फ इतना मतलब है कि मस्त रहिए का अर्थ केवल इतना है कि भैया विरोध करिए, सत्याग्रह करिए, टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। इट्स टाइम टू थिंक, इट्स नॉट टाइम टू गेट वरीड अबाउट। चिंता मत करिए, चिंतन करिए, सही चुनाव करिए और प्लीज विरोध करिए। यह टाइम, अगर आज आप विरोध नहीं करते, दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा लास्ट में, द लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड, अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो ज्यादा नहीं, साल 6, 2 साल, चाहे 1.5-2 साल बाद आपकी हक में उठने वाली आपकी हर आवाज को दबा दिया जाएगा। बिकॉज वी आर लीडिंग टूवर्ड अ डिक्टेटरशिप। हम एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्रजातंत्र, मुझे कभी कभी सोचता हूं दोस्तों, मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ा मजा आता है दोस्तों पढ़ाने में। भारतीय संविधान की फलाधारा, ढेकाधारा, फला अनुच्छेद, ढेका अनुच्छेद, बड़ा गर्व होता है सीना चौड़ा करके क्या कि नहीं साहब बहुत बड़ा संविधान है हमारा। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं और बड़ा कष्ट होता है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संविधान के होते हुए सबसे असफल सरकार चला रहे हैं। हर चीज का एक तोड़ है दोस्तों। पता नहीं क्यों आज मुझे नहीं पता लग रहा है कि मुझे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, बट लीव इट। दोस्तों कल 8 बजे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आरपी मिश्रा इजाजत लेना चाहूंगा। चलिए दोस्तों अपनी आवाज उठाइए, प्लीज अपनी आवाज उठाइए, वरना आपके हक में उठने वाली आपकी हर आवाज को दबा दिया जाएगा। प्लीज लेट्स गो एंड लेट्स फायर।
Thank you guys. Thanks for watching this session. Please share it.